हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास आज के डेट में लगभग 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जब हम किसी मेडिसिन के बारे में कोई स्पेशल जानकारी लेना चाहते हैं या उसके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही चैनल या ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए जिसके पास वो अथॉरिटी हो कि उससे संबंधित जानकारी आपको दे सके। और बीइंग अ फार्मासिस्ट, ये मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी और मोरल ड्यूटी भी है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन सही तरीके से लेकर के आऊं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया है, यानी कि डॉक्टर ने आपको ये पर्ची में लिख करके दिया है। अब आप इसका काम करने के तरीका, इसका यूज जानना चाहते हैं तो आपके वीडियो को जब पूरा देख पाएंगे तो सब कुछ जानकारी आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। जब हम बात करते हैं बच्चों के, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं 4 साल 5 साल तक, लगभग 4 साल तक एवरेज ले लीजिए, तो वो बहुत घूमते रहते हैं। कहीं भी चोट लग जाती है, कहीं पे कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसमें कोई कंटामिनेशन या कि गंदगी रहती है, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता, गिरी हुई चीजें उठा के खा लेते हैं। तो इससे जो पैरोजन है वो उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। पैरोजन कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे एजेंट जो कि अगर उनकी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में एंटर करते हैं तो उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर जाने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन एक कारण जो कि आज के पॉइंट से रिलेटेड है वो ये है कि हमारे पास एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है जिसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, यानी कि ऐसा सेंटर जो थर्मो यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इससे क्या होता है, बिल्कुल ऑटो कट प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ही इन जनरल नॉर्मल की बात कर रहा हूं, जब बुखार नहीं है तब हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो उसे कट करके वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है। जैसे आपके गीजर में लगा हुआ थर्मोस्टेट, आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस में रखा हुआ थर्मोस्टेट, वो ऊपर जा रहा था कट कर देता है। ये कहलाता है थर्मोस्टेट सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। जब पैरोजन एंटर करते हैं ना तो इसके इसी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं कर पाता और उससे बुखार जाने लगता है। और दूसरा पॉइंट, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो भी समझ के चलिए कि बच्चे खेलते रहते हैं, खेलना कूदना बहुत अच्छी बात है, उनका आदत भी है, स्वभाव भी है और होना भी चाहिए। लेकिन खेलते कूदते कहीं चोट लग गई, गिर गए। कई बार जो मेरे घर में होता है वो कहानी आपको बता दूं, दरवाजे के नीचे उनका हाथ लग जाता है जिससे उनको चोट पहुंच जाती है। कई बार उनके दांत में दर्द करने लग जाता है, कई बार पेट में दर्द करने लगता है और कई बार ऐसी जगह भी दर्द करता है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हालांकि इतना तो पता होता है कि कहीं ना कहीं पे दर्द हो रहा है जिसकी वजह से वो रो रहे हैं। तो ये एक दर्द है और एक फीवर जो मैंने आपको बताया। कई सिचुएशन ऐसे आते हैं जहां पे पेन अपने साथ फीवर लेकर के आता है या फीवर भी अपने साथ पेन लेकर के आता है, बॉडी पेन लेकर के आता है। चोट लग गई उंगली पे, कहीं पे दो दरवाजों के बीच में आ गया तो चोट फीवर में बदल जाती है, कॉज करने लग जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से हम परेशान हो जाते रहते हैं, क्योंकि बच्चे परेशान तो हम परेशान। इसको सॉल्व करने के लिए मार्केट में 2 तरह की दवाइयां आती हैं। एक तो सिंपली पेन किलर, जिसके बारे में मैंने जस्ट 1-2 वीडियो पहले भी आपको बताया था, और दूसरा होता है फीवर को ठीक करने वाले एंटीबायोटिक ड्रग, जिसके ऊपर ऑलरेडी कई वीडियोस हमने बना दिए हैं। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे भी आते हैं जो दोनों सिचुएशन को सॉल्व करने में यूज होते हैं। सपोज अगर आपको पेन कर रहा है तो पेन किलर लोगे, बुखार है तो एंटीबायोटिक देंगे। बट अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो दोनों को अलग अलग लेना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। ऐसे ही केस में एक ऐसे ड्रग को यूज किया जाता है जिसमें एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक और कुछ हद तक एंटी इंफ्लेमेटरी भी एक्टिविटी होती है। तो आज का जो हमारा ड्रग है वह है आइबुजेसिक प्लस। ये जो आइबुजेसिक प्लस है, इसमें प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब है कि इसमें 2 चीजें ऐड की गई होंगी। और आइबुजेसिक प्लस के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्लेन आइबुजेसिक का, उसमें केवल आपका एनाल्जेसिक ड्रग था, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग था। इसमें दोनों चीजों के साथ साथ पैरासिटामोल भी ऐड किया गया है। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। ब्रांड नेम मैंने बताया आपको आइबुजेसिक प्लस। इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स, जो कि एक अच्छी कंपनी है, जानी पहचानी कंपनी है। इसका जो फ्लेवर है वह ऑरेंज फ्लेवर, क्योंकि बच्चों को सिरप देना है तो वो सिरप कड़वी और अनप्लेजेंट टेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो उनको अच्छी लगनी चाहिए, तो वो बड़ी खुशी से वो दवाइयां ले लेंगे। इसलिए यहां पे अलग अलग फ्लेवर रखे जाते हैं। इस आपका आइबुजेसिक प्लस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें है आपका आइबुप्रोफेन और दूसरा है आपका पैरासिटामोल। इन दोनों का सस्पेंशन है। अगर आप कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें आइबुप्रोफेन का जो कंसंट्रेशन है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यह आपका 100 mg और पैरासिटामोल का कंसंट्रेशन है 162.5 mg। और ये जो ड्रग का कॉम्बिनेशन है वो एक एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक तीनों का काम करता है, यानी कि दर्द से भी राहत देगा,
बुखार को भी कम करेगा और कहीं पे कोई सूजन है तो उसको भी कम करने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। ये तो उसका ब्रांड नेम से संबंधित कुछ जानकारी हो गई। अब इसके फार्माकोलॉजी असल पॉइंट पे हम बात करते हैं। जब कभी भी आप आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल की बात करते हो तो ये रखे गए हैं NSAID क्लास के अंदर। NSAID का पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग का ग्रुप, समूह जो फीवर, पेन और इंफ्लेमेशन को ठीक करने का काम करे। इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है और अगर आप जाना चाहो तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे सर्च कर सकते हैं NSAID बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगा। तो जब कभी भी हम इस तरीके के प्रॉब्लम से रिलीफ देने के लिए बच्चों को ड्रग देते हैं, ये वाली दवाई देते हैं, तो इसमें जो आइबुजेसिक है यानी कि आपका आइबुप्रोफेन है, ये क्या करता है? आइबुप्रोफेन की एक प्रॉपर्टी है कि वो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके बनने को रोक देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से पेन और इंफ्लेमेशन हमको महसूस होता है। इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है COX-1 और COX-2 वाया COX पाथवे। तो अब इसकी शुरुआत होती है एराकिडोनिक एसिड से। अगर आप चाहते हैं कि इस पेन के बनने के प्रोसेस को रोका जाए तो उस पेन को बनाने के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है उसको हमको इनहिबिट करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन पेन के रिस्पॉन्सिबल है, आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस यानी कि बनने के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता किसके थ्रू है? COX-1 और COX-2। और अगर आप चाहते हो कि पीजी यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने तो COX-1 और COX-2 को आपको रोकना पड़ेगा। यहां पे आपका जो ड्रग है आइबुप्रोफेन, ये इसी COX-1 और COX-2 को रोकने का काम करता है। COX-1 को कौन रोकेगा, COX-2 को कौन रोकेगा, या कौन ड्रग COX-1 को, कौन ड्रग COX-2 को रोक सकता है, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, पहला जो NSAID क्रिटिकल ड्रग होता है वो होता है नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, यानी कि वो COX-1 को भी अफेक्ट कर सकता है, COX-2 को भी अफेक्ट कर सकता है, दोनों के लिए वो एफिनिटी रखता है। दूसरा है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, यानी कि वो पूरी कोशिश करेगा कि COX-2 को अफेक्ट किया जाए, COX-1 को ना छू। और तीसरा होता है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ COX-2 को ही फोकस करेगा अफेक्ट करने के लिए, COX-1 पे छेड़छाड़ नहीं करेगा। और तीसरा होता है जिसमें हम बात करते हैं पैरासिटामोल की, तो वह है स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्डर एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। फिलहाल यहां पे हम बात करेंगे पहले वाले क्लास नॉन सेलेक्टिव और लास्ट वाला क्लास जिसमें पैरासिटामोल आ जाता है। तो इन्हीं दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन है आपका आज का प्रोडक्ट, जिसका ब्रांड नेम मैंने बताया आपका आइबुजेसिक प्लस, और मैं अपने घर में यही यूज करता हूं। दिस इज एन एम्प्टी बॉटल, ये खत्म हो चुका है, ये यूज अच्छा काम करता है, लेकिन जब आप इसे यूज करें तो कुछ विशेष चीज का ख्याल रखिएगा। जैसे अगर आपके बच्चे को पैरासिटामोल या फिर आइबुप्रोफेन से कोई एलर्जी हो तो सबसे पहले वो चेक करके इंश्योर करें, क्योंकि कई बच्चों को इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम होती है। पैरासिटामोल एक ऐसा ड्रग है जो आपकी काम तो आता है, ओटीसी के अंदर भी रखा गया है, लेकिन अगर इसका अधिक से अधिक यूज किया जाए तो आपके बच्चे के या आपके में भी अगर आप टैबलेट की बात करते हो तो कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लीवर टॉक्सिक डेवलप हो सकती है, अर्टिकारिया हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकता है, आंख में जलन हो सकती है, इस तरह की कई चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए पैरासिटामोल कंटेनिंग ड्रग का यूज केवल आप तभी और उतना ही करें जितना कि आपको आपके डॉक्टर ने यूज करने की सलाह दी गई होगी। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ है कुछ बेसिक जानकारी, हालांकि आप ये जानते हैं, फिर भी मेरा फर्ज है कि आपको बताऊं। कोई भी सिरप हो, कोई भी सस्पेंशन हो, उसको यूज करने से पहले आपको अच्छे से एक बार इसे शेक कर लेना चाहिए। उसके बाद इसमें जो ढक्कन दिया गया है, मेजरिंग कैप दिया गया है, इसमें यूनिट लगे गए हैं 5 ml, 2.5 ml, 10 ml। तो जितना भी ml आपको प्रिस्क्राइब किया गया है उतना आप इसी कैप से ले लें। हालांकि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसको वॉश करके फिर से लगाने में, लेकिन ये मेहनत करिएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस कम प्रोफेशनल जानकारी है मेरे साथ आपके लिए, कि अगर आप किसी स्पून से लेते हैं सुबह तो शाम को कोई दूसरा स्पून यूज करेंगे, दोपहर में कोई दूसरा स्पून यूज करेंगे, तो स्पून अलग अलग होने से उसका जो क्वांटिटी है वो भी अलग अलग हो जाएगा, यूनिफॉर्म तो होगा नहीं। इसीलिए आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी का जो मेजरमेंट लगा हुआ है उससे यूज करना चाहिए। शेक वेल क्यों? क्योंकि इसके जो सस्पेंशन फॉर्म है वो नीचे आके बैठ सकते हैं, सेडिमेंट हो सकते हैं, जिसको बिल्कुल ऐसे समझ आ सकता है कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चावल का आटा डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो पूरा चावल नीचे जाकर के बैठ जाएगा। और अगर आप उसको पीना चाहते थे सस्पेंशन के साथ, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब तो केवल पानी ही अंदर जाएगा ना, असल चीज तो नीचे बैठ गया है। तो फिर आप क्या करते हो? आपको वापस उसको स्टिर करते हो। चीला बनाने के लिए भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। एग्जैक्टली यहां भी यही चीज लगता है। इसीलिए आपको अच्छे से शेक करना चाहिए ताकि सारी ड्रग और व्हीकल यानी कि सॉल्वेंट अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और यूनिफॉर्म तरीके से आपके या आपके बच्चे की बॉडी में एंटर करे।
है। आगे बताऊं आपको जानकारी, तो यहां पे लिखा हुआ है टेकिंग मोर देन द डेली डोज ऑफ पैरासिटामोल मे कॉज सीरियस लीवर इंजरी, एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ, थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इचिंग, रैशेस। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, ब्रोंकोस्पाज्म may be precipitated in the patient suffering from with more than the previous history of bronchial asthma. Ibuprofen should not be given to the patient who is having aspirin allergic reaction. यहां पे एक चीज और, ऐसे व्यक्ति, फिलहाल बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको भी ये दवाइयां सोच समझ करके डॉक्टर को बताने के बाद ही लेनी चाहिए। अब यहां पे आपको समझ में क्या आया, जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वीडियो उठा के देख लिया यूट्यूब में और देखना शुरू कर दिया कि भाई हाँ पेन हो रहा है, बुखार हो रहा है, ले लिया ये दवाइयां, बस यही? क्या यही एक असली जानकारी है? अगर कोई फार्मासिस्ट आपको बता रहा है तो उसकी बातों में तो आप भरोसा कर सकते हो, वो इन चीजों को बताएगा, और अगर नहीं बता रहा तो उसको बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, देखिए बात तो सच है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, कोई भी व्यक्ति जो भी जनरल पब्लिक है, ही इज नॉट और शी इज नॉट फार्मासिस्ट, तो वो ड्रग उठाता है, मेडिसिन, कई बार तो मेडिसिन भी नहीं उठाते, केवल ऐसे ही बताना शुरू कर देते हैं। वो बताने लगते हैं कि दर्द है, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, बस यही है क्या? एक ड्रग के बारे में जानकारी देने का जो एक लीगल अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के पास है और डॉक्टर्स के पास है, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट्स है, उनके पास कोर्सेस है, वही बता सकते हैं। कोई भी जनरल पब्लिक कहीं से पढ़ करके आपको बताता है तो वो समझ के नहीं बताता, वो रट के बताता है, और जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो वो जानकारी आपके लिए फायदेमंद कम, नुकसानदेह ज्यादा हो सकता है। इसीलिए कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से मत ले। इवन दो हम अगर फार्मासिस्ट भी बोलते हैं, वैसे तो मैं तो कभी नहीं बोलता, फिर भी अगर कोई आपको बोलता है कि ये मेडिसिन आपको लेना चाहिए तो भी मत लीजिए जब तक कि आपके डॉक्टर आपकी पर्सनल इंडिविजुअल कंडीशन से अवगत ना हो। तो बस यही चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।